माइक बंद कर लीजिए। राहुल दत्त जी। तो रुचि जी का परिचय मैं देना चाहूँगा। रुचि जी बेसिकली बिलोंग करती हैं भरतपुर राजस्थान से, और ये एक व्यवसायिक घराने की पुत्री है जो एडवोकेट खानदान में ब्याही गई हैं। इनके पति श्री रवि अग्रवाल और इनके ससुर साहब श्री केसी अग्रवाल। इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है केसी अग्रवाल एंड एसोसिएट। इसमें ये श्रीमती रुचि जी और उनके पति रवि अग्रवाल जी पार्टनर हैं। और जो इनके रुचि जी के पिताजी हैं ये व्यवसायी थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए काफी प्रयास किया। अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी मेहनत से उनको पढ़ाया, जिसके कारण रुचि जी शादी के 1 साल पहले ही बीकॉम कर चुकी थी और सीए इंटरमीडिएट में थी और एमकॉम पूरा कर चुकी थी। इसके बाद जब शादी हुई तो शादी के बाद ये आगरा आई और वहां पर इन्होंने बाद में एमकॉम किया, एलएलबी किया और उसके बाद एलएलएम किया। ये एलएलबी और एलएलएम करने का कारण यह था कि कानून की डिग्री नहीं थी, तो कई चुनौतियां इनके सामने आई, जिसके कारण से उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी एलएलबी और एलएलएम करेंगे। और जब इनकी 2 पुत्रियां हैं तो ये दूसरी पुत्री के जन्म के बाद उन्होंने ये कानून की डिग्री ली। पिछले 20 वर्षों से ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं में अपने ससुर श्री केसी अग्रवाल जी की जो फर्म है केसी अग्रवाल एंड सन्स और केसी कैपिटल में कार्यरत हैं। केसी अग्रवाल एंड एसोसिएट जो है ये सबसे पुरानी, लगभग 50 वर्ष पुरानी कराधान फर्म है। ये आगरा और मथुरा जिले के कई सरकारी विभागों के लिए काम करती है। ये पहली अधिवक्ता है जिनको मथुरा जिले की ग्राम पंचायतों के 400 से अधिक जीएसटीएन और 10 नंबरों के आवंटन के लिए मथुरा के जो कमिश्नर थे, सेल टैक्स कमिश्नर, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इनकी फर्म जो केसीए कैपिटल है ये लगातार 3 महीनों तक एक दिन में 100 से अधिक एएसआईपी दर्ज करने के लिए बीएससी स्टार एमएफ म्यूचुअल फंड द्वारा सम्मानित किया गया। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है म्यूचुअल फंड वाला, उस विषय में इनके पास काफी अनुभव है, काफी जानकारी है। और जैसा कि अभी हम म्यूचुअल फंड के विषय चर्चा कर रहे थे, तो आज हमें अगर इस संबंध में, टैक्सेशन के संबंध में या पोर्टफोलियो के संबंध में जो दिक्कत होगी, तो रुचि जी हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन बनकर आज हम सबको कान पकड़कर सिखाएंगी। तो आप सब लोग अपन लोग आराम से बैठकर उनकी बात सुने और समझें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे आपसे निवेदन है कि इनसे जरूर पूछिए। निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का जवाब देंगी। आदरणीय रुचि जी, अब आप अपना उद्बोधन आरंभ करिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने फिर से दी। आई रुचि अग्रवाल वेलकम यू in 147th webinar of UPCAS. First of all, I would like to thank Uttar Pradesh Adhivakta Sangathan Lucknow, Taxation Bar Association, Chhatarpur MP, Narmadapur Harda Jila Taxation Bar, and special thank to Harsh Sharma sir, a founder president, Mr. Vikramjeet sir, P.S. Upadhyay sir, Mukesh sir, and special and a very special thank to दीपक महेश्वरी भैया, जो एक हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं तुम्हें एज एन स्पीकर बोलना है। 2 दिन पहले मैंने डिनाई किया कि भैया इट्स टू अर्ली, कहते नहीं नहीं यू हैव टू डू इट। एक पर्सनल, एक बड़े भाई की तरह एवरी टाइम ही यूज्ड टू गाइड मी। थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड स्पेशल थैंक टू दिस उपकास वालों का काम अगर मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा है। मतलब ऑनेस्टली मैं कितनी बार when I am free I used to check all the webinars जितनी हुई हैं, मतलब excellent every time कुछ ना कुछ नया होता है, नया सब कुछ होता है। Let us start our topic। आज जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड पर डिस्कस करने वाले हैं। टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड सुनने में बहुत इजी है, वर्किंग में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएटेड होता है। तो इसके लिए मैं अपनी एक स्लाइड मैंने जो तैयार की है वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसको कोशिश करेंगे कवर करने के लिए।
I hope everybody is able to see this. सब देख पा रहे हैं इसको? जी जी जी। ये टैक्सेशन को हम लोग को समझने के लिए म्यूचुअल फंड में मैंने कुछ की फैक्टर्स बनाए हैं ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं आप लोगों के सामने। जब हम म्यूचुअल फंड का किसी भी क्लाइंट का या अपना कैपिटल गेन देखते हैं तो हमें पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है कि वो टाइप ऑफ फंड क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो गेन जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का है, एंड थर्ड थिंग, होल्डिंग। Key factor that determine the taxation of mutual fund in India. The type of fund for taxation, mutual fund has been classified into 2 categories, equity and debt oriented mutual fund. आप सभी को पता होगा, एक कंफ्यूजन जिसको नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हो उसको भी मैं क्लियर करती हूँ। म्यूचुअल फंड हमेशा 2 ही टाइप के आपको मिलेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड एंड डेट ओरिएंटेड। यहाँ पर इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसका 65% और अबव जो है इक्विटी में लगा हो और 35% डेट में पड़ा हो। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिस्कस करते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेयर्स। जैसा आपने सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट करे, आपने खुद ने इन्वेस्ट नहीं किए, आपने एक फंड मैनेजर को किसी एएमसी के 100 रुपए दिए। अब वो उसका काम है कि उस पैसे को वो कैसे डिसबर्स करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, सपोज 65% पैसे को तो आपका इक्विटी में लगाए। इक्विटी का मतलब उसमें इक्विटी में उसके 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 50 शेयर्स भी हो सकते हैं, एंड 35% वो रखेगा डेट में। डेट का मतलब बैंक के पेपर में, एफडीआर में, ताकि कभी मार्केट क्रश हो तो वो उस पैसे को स्विच कर सके। उन फंड्स को हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। द फंड जिसका 65% इक्विटी में शेयर्स में इन्वेस्टेड हो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं। जिनका 65% डेट में हो, पेपर्स में हो, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में हो, वो दैट आर डेट ओरिएंटेड फंड। नाउ वी कम ऑन अ सेकंड पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में गेन किस तरह के जनरेट होते हैं। म्यूचुअल फंड में गेन केवल 2 ही तरह के जनरेट होते हैं, कैपिटल गेन या डिविडेंड। कैपिटल गेन are the gain you generate when you sell a capital asset for a higher price than its cost, while a dividend is a part of profit accumulated by the mutual fund house distributes to the investor of the scheme. That is, dividend don't require an investor to sell the asset. A discussion on what are these and how each of these is taxed below टैक्स फॉलोज इन अ सब्सिक्वेंट सेक्शन। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। गेन केवल 2 ही तरह के होंगे, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। नाउ थर्ड पॉइंट इज योर होल्डिंग। अब हमारा टैक्सेशन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमने उसकी होल्डिंग कितनी की है। द होल्डिंग पीरियड डिसाइड द रेट ऑफ टैक्स यू विल पे ऑन योर कैपिटल गेन। द ग्रेटर योर होल्डिंग द लेस टैक्स यू विल पे। इंडिया इनकम टैक्स regulation encourage a longer holding period, which is why holding your investment for longer reduce your tax liability. ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया पहले, हमें वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि किस तरह के हमारे पास म्यूचुअल फंड है, इक्विटी या डेट। 2 ही तरह के उसमें जनरेशन होंगे, कैपिटल गेन का या डिविडेंड का। थर्ड इज होल्डिंग। टैक्सेशन इज डिपेंड ऑन होल्डिंग। इसको भी हम आगे बहुत एलोबरेट करके डिस्कस करेंगे। जो इक्विटी होती है उनकी होल्डिंग हमें कम से कम 12 मंथ से ऊपर होती है तो वो आती है लॉन्ग टर्म में, और जो डेट होते हैं उनकी होल्डिंग अगर 3 साल से ऊपर होती है तो वो आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। नेक्स्ट लेट मूव टू द सेकंड स्लाइड। इसको हम एक एक करके ब्रीफ एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। हाउ आर प्रॉफिट जनरेटेड इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है? Investor earn profit from mutual fund either through capital gain और dividend income, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 ही तरह का गेन होगा, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। लेट्स गेट सम क्लैरिटी on what they are and how they differ. Capital gain is a profit generated from selling an asset at higher value than its cost. For instance, if you hold unit of a mutual fund scheme that you purchased when the NAV was rupees 140, you will generate a capital gain
When the price move above 140, you will sell the unit. सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने कोई 1 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा एंड उसको 1 लाख से ऊपर पे खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कैपिटल गेन का पार्ट होता है. However, an important thing to note is that capital gain are only released when a mutual fund units are redeemed. Hence, it's only at the time of redemption that the mutual fund capital gain tax accrues. The tax on mutual fund redemption, therefore, will need to be paid when the income tax return are filed in the coming financial year. इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करती हूँ. जैसे सपोज आज की डेट में आपने म्यूचुअल फंड खरीदा 1 लाख का, 31 मार्च एंडिंग होते होते वो हो गया 1.5 लाख का, तो जो आपका नोशनल प्रॉफिट है दैट इज नॉट टैक्सेबल. म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन जब भी एप्लीकेबल होता है जब आप किसी चीज को सेल करते हैं. डिविडेंड आर अनदर वे दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन अर्न इनकम फ्रॉम द फंड. द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर डिविडेंड बेस्ड ऑन distributable surplus it has been accumulated. Dividends are distributed at the fund's discretion and become taxable as soon as they are paid out to the investor. Investor pay tax on dividend when they receive the dividend from their mutual funds. The old and the new mutual fund dividend tax rules has been discussed in the following section. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. डिविडेंड जैसा आप सभी को पता है पहले टैक्सेबल नहीं था, लेकिन अब डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गया है. Taxation on dividend. Let us discuss taxation on dividend. Finance Act 2020 introduced an amendment withdrawing DDT dividend income from mutual fund was tax-free for investors before March 31st, 2020. The fund house had declared dividend deducted a DDT before paying it to a mutual fund investor. Now the entire dividend income is taxable in the hand of investor as per the income tax slab under the head income from other sources. डिविडेंड से जो भी इनकम होगी पहले मार्च 31st 2020 तक टैक्सेबल नहीं थी. फंड हाउसेस डीडीटी उस पर डिडक्ट करते थे एंड देन उसके बाद इन्वेस्टर को पे करते थे. अब वो इंटायर डिविडेंड जो है टैक्सेबल होने लगा इन्वेस्टर के एंड पर. इसमें एक चीज और इन्होंने ऐड की कि टीडीएस भी एप्लीकेबल हो गया 5,000 से ऊपर पर सेक्शन 194 के में. The TDS deducted is also applicable to the dividend distributed by the mutual fund scheme as per the change rules. Now, when the mutual fund distributes the dividend to its investor, the AMC must deduct 10% TDS under section 194K if the total dividend paid to an investor exceeds rupees 5,000 during a financial year. When you pay your taxes, you can claim the 10% TDS that has already been deducted by the AMC and only pay the balance. Fourth slide जो है हमारी that is taxation on capital gain. It is very important slide. Let us discuss this. The tax on mutual fund capital gain depend on the type of mutual fund scheme you are invested in and how long have you held the unit of the scheme. Based on this, let us understand the two factors in detail. First, let us talk about the terms long-term, short-term, and what they mean. Long-term is a capital gain generated from an asset that an investor holds for a long duration, while short-term capital gain is a capital gain generated on assets held for a relative shorter duration. हम पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन दो ही तरह के होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को हमें कैसे डिसाइड करना है वो हम नेक्स्ट पैरा में इसको पढ़ के सुनाते हैं. द टर्म्स लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डिफर फॉर इक्विटी एंड डेट स्कीम फॉर टैक्स पर्पसेस. फॉर एग्जांपल, फॉर कैपिटल गेन on mutual fund to be treated as long term, your holding period must be at least 12 months for equity oriented scheme, but 36 months for debt oriented scheme. The following table given an overview of the holding periods required for capital gain to be generated as long term और short term. एक हमने टेबल बनाई है, इससे हम आपको क्लियर करते हैं. फंड अगर इक्विटी है और उसकी होल्डिंग 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म होल्डिंग में आ गया.
अगर उसकी होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आ गया। सेकेंड थिंग, जो डेट फंड्स हैं जिसकी होल्डिंग अगर लेस देन 36 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म में आ गया, मोर देन 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म में आ गया। इसी तरह से एक हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी दो ही तरह के होते हैं, इक्विटी एंड डेट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर सेम हाइब्रिड फंड्स की भी सेम इसी तरह से वर्किंग होगी, इक्विटी एंड डेट्स में लेके। नाउ स्कीम ओरिएंटेशन, यहाँ पर एक चीज मैं बीच में ऐड करना चाहती हूँ जो शायद स्लाइड में हम मिस कर गए हैं कहीं पर। जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि आपने फंड्स को स्विच किया, आपने किया, आपके किसी क्लाइंट ने किया। स्विचिंग इज ऑल्सो कंसिडर एज एन रिडम्पशन, एज एन सेल। म्यूचुअल फंड में जब भी टैक्स लगता है जब आप उसको बेचते हैं या स्विच करते हैं। स्विच का मतलब भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। व्हाट इज स्विच? स्विच का मतलब ये होता है कि पहले आपने 1 लाख रुपया किसी भी पीएनसी के किसी भी बैंकिंग सेक्टर में लगाया, बैंकिंग सेक्टर में आपका 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए बन गया। अब आपको आपके एडवाइजर ने बोला कि नहीं, आप एक काम कीजिए, इस पैसे को स्विच करके आप फार्मा सेक्टर में चले जाइए। आपने उस 1.5 लाख के पैसे को अपने बैंक में ना लेते हुए सीधे उसको स्विच करके फार्मा में ले लिया। जो उसमें 50,000 रुपए का गेन हुआ, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। जो आपके रिडम्पशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके बैंक में आया तभी टैक्स लगेगा, अगर वो स्विच हुआ है तब भी इट इज टैक्सेबल। Now we come on the point, scheme orientation. Once you know your holding period, the tax on the capital gain will be determined by the type of mutual fund you are invested in. There are primarily two categories of mutual fund, equity and debt. However, it's also important to talk about the hybrid funds to understand how they are taxed. Let us talk about the taxability of the mutual fund for each category in detail. हम ऑलरेडी इसको एक छोटा सा उसमें हम डिस्कस कर चुके थे, टैक्सेशन ऑन इक्विटी। इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में हम करते हैं। एनी म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% ऑफ इट्स कॉर्पस टू इंडियन इक्विटी और इक्विटी related instrument is classified as an equity oriented scheme for tax purpose. All other funds are treated as debt oriented scheme for taxation purpose. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता चलेगा जी इक्विटी फंड है या डेट फंड है? उसका सिंपल सा वे ये है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास रिडम्पशन लेके आता है या आप अपना रिडम्पशन करते हैं किसी भी फंड का, तो आपने उस फंड का नाम गूगल पे जाके टाइप करना है और फाइंड आउट करना है कि इक्विटी फंड है या डेट फंड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम। अब हम ये आते हैं कि इस पर टैक्सेशन कैसे कैसे लगता है। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया था इसमें कि हमारे पास पहली चीज तो हमने कैटेगराइज किया कि किस किस तरह के फंड्स होते हैं। दूसरी चीज हमने इसमें ये डिस्कस किया कि होल्डिंग कितनी कितनी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टैक्स कितना कितना एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम वाज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1038 but it has been changed in the year 2018. As of now, long-term capital gain income tax on mutual fund equity oriented scheme is charged at the rate of 10% on capital gain in excess of rupees 1 lakh as per section 112A of the Income Tax Act. पहला, जैसा आप सभी को पता होगा कि जो भी शेयर्स पर प्रॉफिट आता था लॉन्ग टर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वो टैक्स फ्री होता था। पर 2018 से इस पर टैक्सेशन एप्लीकेबल हो गया जो कि 10% है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर सपोज आपने कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक बेचे और जिनका जो प्रॉफिट आया वो अगर 1 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्सेशन नहीं आएगा। अगर सपोज वो 1.5 लाख है तो उस 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए रिड्यूस हो जाएगा और 50,000 रुपए टैक्सेशन आ जाएगा 10% के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जनरेटेड रुपीज 1,20,000 long term from an equity oriented scheme in a financial year, your tax will be calculated on 20,000 at the rate of 10% plus cess and surcharge if applicable, regardless of your इनकम टैक्स स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में
सिंपल सी चीज ये है, 10% टैक्सेशन आएगा, सेस लगेगा, हाई सेस लगेगा, सरचार्ज आपके ऊपर लग रहा है तो लगेगा। आपकी कोई भी स्लैब में आते हो, आप कुछ भी किसी भी स्लैब में आते हो। अब लेट अस डिस्कस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of unit of equity oriented mutual fund is charged at the rate of 15% as per section 111A of the Income Tax Act 1961. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म 10% है, शॉर्ट टर्म 10% है, शॉर्ट टर्म 15% है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जनरेटेड ₹1,30,000 short-term capital gain for an equity-oriented scheme in a financial year, your tax will be calculated on ₹1,30,000 at the rate of 15% plus cess and surcharge as applicable. आपका कोई भी स्लैब हो, कुछ भी हो, लेकिन टैक्सेबल इसी तरह से होगा। इसमें कोई भी 1 लाख की छूट भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में 1 लाख की छूट नहीं है, लॉन्ग टर्म में 1 लाख की छूट है। आपने बहुत बार सुना होगा ELS। नाउ वी शुड डिस्कस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELS का मतलब, जैसे ATC में जो भी हम डिडक्शन लेते हैं, जैसे हम LICs लेते हैं, बाकी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं या NSCs लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, एक ELS होता है म्यूचुअल फंड। लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो पहली चीज तो उनको ये नहीं पता होता कि वो म्यूचुअल फंड कौन सा ले रहे हैं। वो ELS बहुत बार ले लेते हैं, उनको नीड नहीं होती तो, और बहुत बार ELS इसकी जरूरत होती है तो वो नॉर्मल उठा के ले लेते हैं। तो अगर किसी को, क्लाइंट को या आपको ATC के पर्पज से, अगर आपको डिडक्शन के पर्पज से कोई भी म्यूचुअल फंड लेना है, तो आपको ये चेक करना है कि वो ELSS है या नहीं है। ELSS की 3 खास बातें हैं। पहली चीज, 3 साल से पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। वो ATC की उसमें रिबेट मिलती है। थर्ड थिंग, वो उनमें लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको कुछ भी नीड है तब भी आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन अराइजेस होता है। लोग बाग क्या करते हैं, ELSS में SIP ले लेते हैं। SIP स्टार्ट होगी आपकी आज से, चलेगी, सपोज हमें 1 साल के लिए, 2 साल की थी। SIP में प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने तो सोचा हमने आज की डेट से ली थी, तो आप आज की डेट से कैलकुलेट करेंगे, बट एक्चुअल में जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट गई है वहां से 3 साल कैलकुलेट होंगे उसके। ELS, अब दोबारा से हम ELSS को एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ELSS are mutual fund scheme that invest at least 80% of their net assets in equity. If you are looking for mutual fund tax benefit, this is the scheme you want. Money invested in this scheme is taxable up to 1.5 lakh under section ATC of the income tax act. इसमें ATC में 1.5 लाख तक रुपए की डिडक्टेबल छूट है इसमें। Notice that ATC itself has a cap of 1.5 lakh rupees. If you already claim deduction for other items and covered under section ATC such as LIC premium, the amount deductible for your contribution to ELS will reduce accordingly. ELS comes within a 3-year lock-in period. Once you invested in ELS, you will always end up by paying long-term capital gain, not short-term capital gain. Money you invested in ELS cannot be withdrawn before 3 years, though you can get a loan against it. 3 साल से पहले पैसा आप इसमें निकाल नहीं सकते। बट जैसा कि आज का सिनेरियो आप लोग देखते हैं, अगर एज एन एडवाइजर, एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप मुझसे बात करेंगे, एंड एज एन टैक्सेशन एडवाइजर ऑल्सो, दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अभी हम प्रेजेंट में बैंक्स ने FDR की रेट्स इंक्रीज की हैं, किसी ने 7.5 सीनियर सिटीजन, किसी ने 7 की है। बट म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास पेशेंस है तो 10% का रिटर्न, 10 से 15% का रिटर्न कहीं नहीं गया। एंड बेस्ट पार्ट क्या है म्यूचुअल फंड्स में, यहाँ पे टैक्सेशन 10 और 15% है। जब आप FDR में जाते हैं तो उसमें 30% टैक्सेशन, अगर आपकी 30% के स्लैब में है तो 30% टैक्सेशन वैसे ही चला जाता है। तो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह आप मुझे कभी सजेस्ट करेंगे तो जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट हो, आपको उसके अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्सेशन ऑन डेट, अभी तक हमने इक्विटी का सारा समझ लिया कि इक्विटी पे कैसे टैक्सेशन आएगा, क्या होगा, पर डेट पे टैक्सेशन कैसे आएगा वो हमने भी डिस्कस नहीं किया। लेट अस डिस्कस दैट आल्सो।
Taxation for debt oriented is a little simple and they offer better tax efficiency than traditional investment like fixed deposits. Taxation जो डेट में आता है वो बहुत सिंप्लीफाइड भी है एज वेल एज बेटर टैक्स एफिशिएंसी का है एंड बेटर रिटर्न्स का है. लेट अस सी हाउ. इसका एग्जांपल भी मैं बना के लाई हूँ. लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑन डेट म्यूचुअल फंड सेपरेटली. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड डेट स्कीम्स एज पर सेक्शन 112 of the Income Tax Act 1961. Long-term tax on debt-oriented scheme is charged at the rate of 20% with indexation benefit. Indexation benefit make debt mutual fund scheme tax efficient. It adjusts the purchase cost for the purchase price measured by cost inflation index. जो हमारे डेट स्कीम्स होती हैं उसका टैक्सेशन बड़ा सिंपल लगता है. जैसे कि हम कैपिटल गेन लगाते हैं प्रॉपर्टीज पर, इसमें क्या करते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं. जैसे हम प्रॉपर्टीज पे इंडेक्सेशन करते हैं. इंडेक्सेशन इज अ मेजर म्यूचुअल फंड टैक्स बेनिफिट बिकॉज इट रिड्यूसेस योर कैपिटल गेन एंड देयरफॉर द टैक्स लायबिलिटी बाय इंक्रीजिंग योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. परचेज प्राइस को वो इनहेंस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, से यू परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट वर्थ ₹1,00,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड सोल्ड देम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर ₹1,75,000. योर कैपिटल गेन $275 will be reduced because the purchase cost will be adjusted for inflation. जैसा अभी तक हमने ऊपर लॉन्ग टर्म में वर्किंग की थी, हमने सिंपल सा कैलकुलेशन ये लगाया जी 1,00,000 की चीज ली थी, 1,50,000 की होगी, 50,000 पर टैक्सेशन दे देना है. लेकिन डेट के केस में ऐसा नहीं होता. डेट के केस में अगर 3 साल की आपकी होल्डिंग है तो आपको जो परचेज कॉस्ट को आपको इनहेंस करना है. जैसे कि हम प्रॉपर्टी में करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिया, उसको इंडेक्सेशन किया, मंथ ऑफ ईयर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया ईयर ऑफ परचेज से. सेम इसमें ही हमें वही वर्किंग करनी है. ये हमने कैलकुलेशन पूरी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिस तरह से हमने लॉन्ग टर्म डेट पर वर्किंग करेंगे. अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म गेन ऑन म्यूचुअल फंड डेट स्कीम. अब शॉर्ट टर्म गेन पे कैसे टैक्स लगेगा डेट स्कीम पर. शॉर्ट टर्म ऑन डेट म्यूचुअल फंड इज चार्ज एज पर द SEC स्लैब. यहाँ पर यही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि जो डेट स्कीम है उसको हमें 3 साल होल्डिंग रखते हैं तभी हमें ज्यादा बेनिफिटेड है बिकॉज टैक्सेशन बहुत कम आता है. अदरवाइज इसमें एक नॉर्मल टैक्स की तरह, इसमें इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेशन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर करंट इनकम एक्सक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ऑलरेडी मोर देन 10 lakh rupees then and you are in a highest tax bracket of 30%, your short term capital gain tax rate will be 30% plus cess and surcharge as applicable. टैक्सेशन ऑन हाइब्रिड फंड. हाइब्रिड फंड का टैक्सेशन भी सेम वैसे ही चलता है जैसे हमारा इक्विटी एंड डेट का चलता है. म्यूचुअल फंड टैक्सेशन of a hybrid fund depend on whether it is an equity focus or debt focused hybrid fund. A hybrid fund that has an equity exposure in excess of 65% in an equity focused scheme and all other hybrid funds are debt focused. The same tax law shall apply to equity on debt shall apply to equity or debt fund, also apply to hybrid funds depending on their equity exposure. If the hybrid fund is equity focused, long-term capital gain charge at 10% on capital gain exceeding ₹1 lakh and short-term is charged at 15%. If the hybrid fund is a debt-focused fund, long-term capital gain is charged at 20% with induction benefit and short-term is charged as per investment tax slab. Let us revise all that. पहली चीज, हमारे पास 2 तरह के फंड्स थे, इक्विटी एंड डेट. जो इक्विटी होती है अगर उसकी होल्डिंग 12 महीने से ऊपर की है तो उस पर टैक्सेशन लॉन्ग टर्म का लगेगा 10% का. शॉर्ट टर्म की होती है तो उस पर टैक्सेशन लगेगा 15% का. नाउ वी कम ऑन अ डेट फंड. डेट फंड वो फंड है जिनका इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम का है, दैट आर डेट फंड. जिसका टैक्सेशन जो आएगा, अगर लॉन्ग टर्म उनकी होल्डिंग शुड बी 3 years, टैक्सेशन लगेगा 20% इंडेक्सेशन के बाद.
एंड शॉर्ट टर्म में पूरे के ऊपर नॉर्मल जो आपका स्लैब है उसी का टैक्सेशन आएगा। हाउ टू, अब प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू डिक्लेयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन आईटीआर। आईटीआर में कभी भी म्यूचुअल फंड जब हम परचेज करते हैं उसको कहीं भी दिखाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड केवल जब हम सेल करते हैं तभी आईटीआर में रिपोर्ट होता है। When you redeem your mutual fund investment, you will need to disclose the detail in the subsequent ITR file. You will need to include all the details, including the purchase date and date of sale, and among other things. The statement segregate you short and long-term capital gain automatically, so you don't have to compute them manually. Investors also find it difficult to compute the tax on mutual fund investment purchased before 31 January 2018, when our Honorable FM Arun Jaitley introduced the grandfathering clause. इसमें एक चीज हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। जैसा आप सभी को पता है, जनवरी 18 से पहले म्यूचुअल फंड में कोई भी टैक्सेशन नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर ने 31 जनवरी 2018 के बाद एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लगाया। व्हाट इज ग्रैंडफादरिंग क्लॉज? जैसा सभी को पता है, पहले टैक्सेशन नहीं था इसमें। सपोज आपने 1 लाख रुपए का कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा 2018 से पहले, जनवरी से पहले 1 लाख का खरीदा था, 31 जनवरी को वो 1.5 लाख का हो गया और आज की डेट में वो 2 लाख का है। जब आप उसको आज 2 लाख का उसका सेल करेंगे तो उसमें ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लग जाएगा। 31 जनवरी 2018 की उसमें कॉस्टिंग को जो वैल्यू थी वो कॉस्ट बन जाएगी, जो डिफरेंस है उस पर टैक्सेशन आएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसको दोबारा से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। सपोज कोई भी म्यूचुअल फंड जो जनवरी 18 से पहले का 1 लाख का था, जनवरी 18 में उसकी ग्रैंडफादरिंग वैल्यू 1.5 लाख की हो गई एंड अभी आप उसको 2 लाख पे सेल करेंगे तो 1.5 लाख विल बी द कॉस्ट। 2 लाख में से माइनस करते 50,000 रुपए पर टैक्सेशन आएगा अगर आप 1 लाख की लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है आपने तो। इसको सिंपल हम ऐसे करते हैं कि सपोज कोई भी आपका क्लाइंट आता है या कोई भी आपका 2018 से पहले का कोई भी आपका म्यूचुअल फंड आपने सेल किया है या क्लाइंट ने सेल किया, उसका बेटर वे ये है कि आप उनको बोलो कि एएमसी से कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेके आए, उसमें जो ग्रैंडफादरिंग वैल्यू होगी वो मेंशन होगी, तो आपको जो ग्रैंडफादरिंग वैल्यू है वो कॉस्टिंग हो गई एक तरह से एंड डिफरेंस के ऊपर टैक्सेशन आ गया। उसके लिए भी आईटीआर में पूरा कॉलम दिया है, डेट ऑफ परचेज, ग्रैंडफादरिंग वैल्यू एंड सेल डेट, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से उसमें टैक्सेशन आ जाता है। When declaring mutual fund investment in ITR, you will need to select either ITR 2 if you are a salaried individual with capital gain, ITR 3 if you have an income from business or profession, while adding capital gain. Treatment of losses on sale of shares. अभी तक तो हमने प्रॉफिट की बात की है। अभी जो है अगर किसी को लॉस हो जाता है म्यूचुअल फंड में या उसको कोई नीड है तो उस केस में क्या, उस केस में सिंपल सा थिंग है कि इफ यू इनकर्ड एन लॉस ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स, इक्विटी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स, देन यू कैन set off against any long term capital gain. You can also carry forward the losses for setting off up to 8 assessment years. Prior to 31st March 2018, the tax was not applicable on long term gain on shares and equity. Therefore, these losses were considered as a debt loss. But after 31st March 2018, it is mandatory to show the profit or loss on sale of equity shares in ITR under the head income from capital gain. अभी आप सभी को पता होगा कि 2018 से पहले कोई टैक्सेशन नहीं था, तो जब इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं था तो इसके लॉसेस को भी हमें कहीं भी बेनिफिटेड नहीं होते थे। इसको नेक्स्ट स्लाइड को भी हम डिस्कस करके फिर इसको हम आगे बात करते हैं। Set off of capital losses. Any losses incurred from the sale of shares can only be set off
under the head income from capital gain. Long-term capital loss can be set off against long-term capital gain, whereas short-term losses can be set off against both long-term and short-term. जो भी कैपिटल गेन का लॉस होगा वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हैं अगर तो वो दोनों से सेट ऑफ हो जाएंगे. Carry forward of losses. If the amount of losses cannot be set off entirely in one financial year, you are allowed to carry forward for eight assessment year immediately following the assessment year in which such loss was first computed. If the total losses has arisen from business that is not in existence, you can still carry forward such losses for consecutively 8 years. I completed all of my जितना भी मेरे पास कंटेंट था मैंने उसको कवर किया, लेकिन इसको हम दोबारा से एक बार सारा रिव्यू कर लेते हैं. हम बेसिकली लॉस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपका कोई भी लॉस है म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो भी लॉस है वो लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा. लेकिन शॉर्ट टर्म का जो लॉसेस है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म आल्सो एंड शॉर्ट टर्म आल्सो. any queries for this? अगर हमारे किसी साथी के संबंध में कोई सवाल हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ लीजिए. हेलो जी. हेलो जी सर बरेली. जी जी नमस्कार सर. नमस्कार जी. नमस्कार सर. मैम नमस्कार. नमस्कार सर. मैम आपने बहुत डिलिबरेटली बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें कवर अप करी हैं, लेकिन मैम आपने एसआईपी के बारे में भी कुछ नहीं बताया है. सर देखिए एसआईपी का भी सिंपल सा सिस्टम यही है. एसआईपी क्या होता है, मंथली बेसिस पर होती है जी. एसआईपी में जब भी कोई आपका क्लाइंट रिडम्पशन लेता है तो उसमें कंफ्यूजन अराइजेस आप लोगों को ये होता है कि भैया लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है. जी. उसका तरीका सिंपल ये है कि आप उसको बोलो एएमसी से स्टेटमेंट लाके देगा आपको. ओके. जैसे कैपिटल गेन स्टेटमेंट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेग्रीगेट कर देगा. जी जी. नहीं पहले तो मैम अब तो ये स्टेटमेंट अब आने शुरू हुए हैं, पहले तो जब नहीं आते थे तो हम तो मंथली बेसिस पर फिर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता था कि भाई किस पर कितना. आपने क्या करना था, नहीं अलग अलग मत करिए जी. आप क्या करिए, उसका तरीका सिंपल तरीका क्या है कि आप लास्ट डेट जो लॉन्ग टर्म की आ रही है ना जी उसको डेट को पकड़िए. ठीक और है. जितनी भी परचेज है ना उनका टोटल लगवाइए, क्योंकि एसआईपी नंबर ऑफ एसआईपी आपने काउंट करनी है इंस्टॉलमेंट में. जी. सपोज 2000 रुपए की एसआईपी है और 10 इंस्टॉलमेंट गई है, 20,000 रुपए हो गए. जी. लास्ट डेट जो कैपिटल गेन की आई थी वो पकड़ लिया आपने. जी. अच्छा सेल यूनिट, सेल से जहां पे आपने सेल किया वहां पे सेल का एनएवी आ रही होगी. जी. एनएवी से आपने डिवाइड करके यूनिट्स निकाल लिए रिडम्पशन अमाउंट से, यूनिट्स वहां से पकड़ लिए. जी. इस तरह से करके आपको 5 फिगर मिल गए, हो गया आपका काम. अब तो खैर सर एक एक डालने की जरूरत भी नहीं है. अगर अभी भी एमसी वाले देते हैं ना जी तो आप एक एक डालेंगे तो हम तो परेशानी हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी की 100 200 एसआईपीज होंगे. हाँ. तो उसका बेस्ट वे क्या है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को काउंट करिए आप. जी. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करिए एसआईपीज का अमाउंट को. ठीक है. परचेज कॉस्ट निकल गई. जी. सेल अमाउंट, रिडम्पशन अमाउंट आपके पास ऑलरेडी आ रहा है. बिल्कुल आ रहा है. रिडम्पशन अमाउंट आपने वहां से उठाया, उससे एनएवी जो उस दिन की थी उसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ यूनिट्स निकल गए. एंड आपने डेट, आपने लास्ट परचेज डेट ले ली, बस ये करना है तो आपका लॉन्ग टर्म में आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके ओके ओके. एक्सक्यूज मी मैम. जी सर. अरविंद गुप्ता जी, अरविंद एक मिनट. अभी मेजर एक इशू आ रहा है. जी अजय भाई एक मिनट रुकिए. अरविंद गुप्ता जी आप म्यूट करिए अपने आप को. हेलो जी अरविंद भाई बोलिए. मैडम नमस्कार. नमस्कार सर. मैडम ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है या सिंगल से होगा? सर शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है. अच्छा, और जो लॉन्ग टर्म है वो केवल लॉन्ग टर्म से होगा? लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से या वो 5 साल के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी. ठीक है.
और मैडम जैसे जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डिटेल होती है कैपिटल गेन की, उसको हम कोरिलेटेड करके डाल सकते हैं या इंडिविजुअल सबको डालना पड़ेगा? क्या सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट? जो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन जो हमने शेयर देखे हैं, उनकी सबकी सेपरेट डिटेल डालनी चाहिए या टोटल अमाउंट को, टोटल सेल्स प्राइस को, टोटल परचेज प्राइस को एक साथ डाल के नेट प्रॉफिट काउंटिंग कर नहीं सकते सर, हैं? शेयर के केस में स्क्रिप्ट का चक्कर आता है ना, अगर शेयर की बात कर रहे हो तो आईएसएन कोड आता है ना सब में। हाँ हाँ जी मैम। नहीं नहीं, वो तो आपको सर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो तो आपको ब्रोकर से जो है पूरी एक्सेल मंगवा के उस पर कट कॉपी पेस्ट करके करना होगा। नहीं मैडम, क्या है कि जो हम 1 अप्रैल 2018 से पहले की है, उसमें तो INH नंबर डालना पड़ता है, मगर 1 अप्रैल 2018 के बाद जो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो उसमें INH नंबर की आवश्यकता नहीं होती है ग्रैंड फेदरिंग वाली की बात कर रहे हैं सर आप? या? नहीं, ग्रैंड फेदरिंग में सर, लेकिन आप टोटल कैसे करेंगे? नंबर ऑफ, आप यूनिट्स को, स्क्रिप्ट को तो एक को कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि आप 10 स्क्रिप्ट को एक साथ रख ले, वो नहीं कर पाएंगे सर आप। अच्छा, उनके वो सबके सेपरेट। एडवाइजेबल नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा फेच हो रहा है सर आपका। ओके, अजय शर्मा जी। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरा एक छोटा सा आपसे हेल्प ये चाहिए हम्म कि जैसे कि जबकि कोई एक ही कंपनी का म्यूचुअल फंड का निवेश है, सिर्फ इनको का है, तो वो तो मिल जाएगा मैम। ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहाँ की 5-5, 6-6 जगह से म्यूचुअल फंड्स में निवेश है, से कोटक का है, HDFC का है, ICICI का है, SBI का अलग है, तो फिर उनकी रिटर्न कैसे प्रोसेस होगी मैम? पहला एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मैम ये है, जिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स मैम इसी साल मैंने देखा है 60 70 एंट्रीज थी मैम, और पोर्टल हर एक एंट्रीज को अलग अलग भी मांगता है, और क्लाइंट जो स्टेटमेंट लाके दे पा रहा है वो पूरा एक मोटा बंच हो जाता है मैम। तो कुछ स्टेटमेंट की परचेज डेट टैली हो ही नहीं पाती है मैम, या हम नहीं कर पाते, या बहुत ही टीडियस वर्क भी हो गया है मैम ये। तो मैम परचेज का इशू है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उस पे सेल डेट और सेल वैल्यू तो आती है, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी बता देता है, लेकिन कुछ के हम पे स्टेटमेंट भी नहीं आ पाते हैं मैम। तो क्या केवल स्टेटमेंट के इंतजार में रुके रहें, या नहीं पोर्टल? सर, देखिए आप उसका सिंपल वे ये है कि अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं मिलने के लिए, हुआ इस बार, हुआ मैम अगर ऐसा बहुत अगर लॉन्ग टर्म है सर, तो आप टेंटेटिवली अपने मन से डेट डाल दीजिए ना। अगर नहीं मिल पा रहा, ये वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन बता रही हूँ सर मैं आपको। कोशिश करिए, जो भी ब्रोकर है, इवन अगर शेयर वाला है वो भी एक्सेल शीट देने में सक्षम है, म्यूचुअल फंड वाला है वो भी देने में सक्षम है, और अगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप सीधे जैसे कोटेक की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट से भी आपको कैपिटल गेन पैन नंबर डाल के मिल जाता है, प्रोसीजर आप लोगों को कुछ करना होता है। एक एमफी की साइड है, उधर से भी आप कोशिश करके निकाल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ। स्टॉक के लिए सिंपल तरीका यही है कि जो भी ब्रोकर है उनके ऐप में सब में ही एक ऑप्शन होता है, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा उस ऑप्शन से उसको आप डाउनलोड करिए, एक्सेल शीट रिपोर्ट्स में से निकाल सकते हैं मैम। आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने हिसाब से कट कॉपी पेस्ट कीजिए एंड फाइनल करिए। एंड बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन है कि भाई मिल ही नहीं पा रहा, आपको पता है कि कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म आ रहा है या शॉर्ट टर्म आ रहा है, तो फिर टेंटेटिवली डेट आप उस हिसाब से डाल दीजिए। अगर मैम मैंने तो ऐसा ही किया, जो लॉन्ग टर्म आ रहा था मैम उसमें 31 मार्च से प्रीवियस डेट 31 मार्च डाल दी, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म उसने कैलकुलेट कर लिया। और अगर शॉर्ट टर्म था तो 1 अप्रैल डाल दी। इस तरह ये बिल्कुल सर बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन है कि भैया 31 को बैठे हैं, क्लाइंट स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा, ये बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन पर मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैम लेकिन अभी आपने एक चीज बताया था कि जैसे कोटक के पोर्टल पे या जो भी म्यूचुअल फंड इशूइंग कंपनी है उसके पोर्टल पे जाके कोई मैकेनिज्म है, वहां पे उसका पैन रजिस्टर करके निकाल सकते हैं। मैम अगर इसका कुछ थोड़ा एलैबोरेट आप कर पाए, या अभी नहीं सर वो ऐसा है कि सबके अपने अपने अलग अलग हैं पोर्टल। अगर कोई स्पेसिफिक आप हो तो मेरे को पास भेज दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं मैम, कोई आपके पास जनरलाइज्ड मैकेनिज्म हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबकी फीलिंग्स रहती है, एक जनरलाइज्ड एमपी की साइड से कुछ निकल जाते हैं, पर उसमें कभी क्या होता है कि केम्स के निकलते हैं, कभी कार्बी के निकलते हैं, अभी कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिससे एक झटके में निकलते हैं सारे के सारे। ओके। लेकिन स्टिल आपको कुछ भी ऐसा हो तो मुझे फोलियो आप मुझे मैसेज करा दीजिएगा, मैं अपनी टीम को भेज के आई कैन प्रोवाइड यू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रोज का काम है। राइट मैम, थैंक यू। किसी और साथी है कोई सवाल हो? संजय भटनागर जी।
बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं सब लोग। संजय भाई आगरा। सर नमस्कार। नमस्कार रुचि मैम। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बस बढ़िया। नहीं मेरा सर कोई नहीं है, फिर मेरी तो मेंबर है हमारी बार की, हम तो जब चाहे तब उनसे शिकायत समाधान कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू सर। वेलकम। और किसी भाई का? अमित शर्मा जी गाजियाबाद। वो ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर दिया मैंने टॉपिक। जी। निहाल सिंह जी एडवोकेट। पटोले साहब। पर ऑनेस्टली मतलब एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर मैं सबको सजेस्ट करूंगी जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करे। विद अ टेन्योर ऑफ 2-3 साल जरूर करे, पैसा ही बनेगा और कहीं पैसा नहीं बनेगा। मैडम ये हेलो रुचि मैम, हाँ, मैडम ये भी बता दीजिए किस कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ हाँ वो भी बता देंगे सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है अपना जितना रिस्क एपेटाइट है वो मुझे बताइएगा कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वी विल ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो एज एन फार्म, हम सब कुछ आपको दे देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू मैम। एंड सिंपल सा एक मैं आपको टिप दे जाती हूँ बस सबको। सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड में जो भी आता है, इक्विटी में पैसा डालना है, सपोज आपने 1 लाख रुपए डालना है, इकट्ठा मत डालिए, उसको डाइवर्सिफाई करके डालिए। पहली चीज डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड थिंग उसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है। मींस वी आर वर्किंग, यू शुड वर्क ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ एवरेजिंग। 2 चीज पे आपने फोकस करना है तो आप अपना पैसा बना लेंगे। जावेद भाई बोलिए। जावेद रशीद साहब। प्रश्न था मेरा, एडवोकेट संजय गुप्ता मेरठ से बोल रहा हूँ। जी भाई बोलिए। मैडम ये जो कैपिटल गेन होता है हमारा, जो कैपिटल गेन होता है हमारा, इसको क्या हम कैपिटल गेन अकाउंट वगैरह से भी बचा सकते हैं बाद में? नहीं नहीं नहीं, इसको तो सर टैक्स देके ही निपटाना पड़ेगा। मैडम ये व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा था एक मैसेज कि जैसे अगर शेयर हमने लॉन्ग टर्म के बेचे और उस पर हमें कैपिटल गेन हुआ तो हम कैपिटल गेन अकाउंट में उसको होल्ड करके उसके बाद कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके हम उसको बचा सकते हैं। नहीं 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 सर, नहीं, नॉट अलाउड। थैंक यू मैडम। जावेद भाई कोई आपका सवाल हो? जावेद अली भाई। मनीष जी आपका, मनीष कुमार अग्रवाल जी। राजेश श्रीवास्तव जी। हेलो जी सर। हाँ मैडम। जी सर। मैडम जैसे MIS 2 साल से एप्लीकेबल हुआ, 2 साल से ही हमने ये म्यूचुअल फंड और शेयर की डिटेल डालना स्टार्ट किया है और हमारी मोस्टली पार्टियां बहुत सी पुरानी से काम कर रही हैं, तो पुराने तो हमने किसी में शेयर मार्केट का काम दिखाया ही नहीं है। उस कंडीशन में तो उनके पुराने सब ओपन हो सकते हैं आज की डेट के ब्याह पे। तो पहले क्या दिखाया सर आपने, क्या उसके गेन को कहाँ ले जाते थे आप? नहीं, वो पार्टियां बताती नहीं थी कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ। सर वो उसके लिए तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो ना। जो चीज आपको पता ही नहीं है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो। नहीं तो इस कंडीशन में पार्टियां तो फंस सकती है ना कि आप फ्यूचर के। बिल्कुल सर, कुछ अपने आप आएगा तब आप एक्सप्लेन करिएगा उसको, क्योंकि अभी तो पुराना तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना। इसमें मेन चीज क्या है कि बहुत बार क्लाइंट हमें स्विच भी नहीं बताता, जो वो स्विचिंग करता है ना वो भी नहीं बताता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, होता क्या है कि लोग बाग ना कैपिटल ये पैसा जैसे लिक्विड फंड में पार्क करते हैं। मैं एज एन एडवाइजर हूँ, मैंने आपसे कहा जी आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, मैं पहले पैसे को लिक्विड फंड में लूंगी, वहां से स्विच करूंगी इक्विटी फंड में। तो जो लिक्विड से इक्विटी में भी पैसा जाएगा और जो उसमें गेन अराइज होगा वो लिक्विड का पार्ट होगा, लिक्विड मतलब डेट का पार्ट होगा, वो इंटरेस्ट का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो कि लोग बाग नहीं दिखाते। और सबसे ज्यादा पंगा तो अब पोस्ट ऑफिस वाला हुआ है। पोस्ट ऑफिस की जो MIS का इंटरेस्ट मेंशन होने गया है, इतना मोटा मोटा इंटरेस्ट मेंशन होके आ रहा हो, वो उन्होंने पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ और उसकी इन्फॉर्मेशन ना तो हमने इनकम टैक्स में दी है ना ITR में दिए हुई है। सर उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ना। जो चीज आपके पास है ही नहीं हाथ में, जो आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो यू आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके थैंक यू मैम।
विनोद कुमार वैश्य साहब बोलिए। विनोद वैश्य आपने अनम्यूट किया हुआ है अपना माइक्रोफोन, पूछिए सवाल। जावेद रशीद साहब आपका कोई सवाल है? आपने अनम्यूट किया हुआ है अपना माइक्रोफोन। जी जावेद भाई। सचान साहब, वी एस सचान साहब, कोई आपका सवाल हो? वंश गोपाल दीक्षित जी बरेली। विकास शर्मा जी शामली। रमेश गर्ग जी। किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ। पर सजेस्टेबल है, सबको इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मैम अभी आपको एक आध क्लास और लेनी पड़ेंगी इसे प्रमोट करने के लिए लोगों को, जैसे आज थोड़ा बहुत समझ में आना चालू हुआ है लोगों को। हाँ, अगर हाँ। आप लेंगे तो फिर हो सकता है कि डेफिनेटली लोग बाग मतलब मोटिवेट हो जाएं। नहीं नहीं, मोटिवेट होना भी चाहिए, बिकॉज एक ये दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जो केवल इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। सही सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो सर। इसमें रेट बहुत अच्छा है, 17 इवन कोरोना के बाद तो 20 25% का रिटर्न था। मिनिमम हम 10 से 15 करोड़ करते हैं, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न बनता है, बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। फार्मा सेक्टर अगर किसी ने पहले लगाया हो 2020 में इतना पैसा बना है केवल ओनली इन फार्मा सेक्टर। जी हाँ, फार्मा सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी आई है। बहुत उसी समय बना था कोविड पीरियड में, कम से कम 30 से 40% टका के रिटर्न तो हम लोगों ने 32-32% के रिटर्न थे। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो 30 से 40% रिटर्न हमने बुक कराए क्लाइंट के। फिलहाल मैम बैंकिंग उड़ रहा है। हाँ, बैंकिंग अभी बढ़ेगा, अंडर वैल्यूड है, लेना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके रखिए। मैडम आपने ARN नंबर लिया हुआ है? हाँ जी, मैं हमारी KCA कैपिटल के पास है। मैडम यूटीआई का क्या फ्यूचर है? यूटीआई सर मुझे वो नहीं करते। यूटीआई का बस एक ही फंड अच्छा है, अभी नया उन्होंने लॉन्च किया है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। वो फंड मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा है। पुराने मैडम जो यूटीआई के रखे हुए हैं, पुराने तो सर निकालिए, मास्टर शेयर होंगे, मास्टर वैल्यू होंगे। वो कन्वर्ट हो गए होंगे सर सारे। अब कुछ भी नहीं कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ है। उनको तो सर इनकैश करिए, अच्छे अच्छे फंड बहुत सारे हैं, आप उनमें लगाइए उनको तो पैसे को। मतलब आपसे बात करने के बाद समझ में आया, मैं तो देख रहा था बैठा बैठा तो दंग रह गया। मैंने फाइल हाथ तो कई हजार उसमें। मैडम जनरली हम लोग इस इंप्रेशन में रहते हैं कि एज एन एडवोकेट वी आर नॉट सपोज्ड टू इंडल्ज इनटू एनी बिजनेस। नहीं सर, आप अपने हम क्या ARN नंबर भी अपने नाम से ले सकते हैं एज एन एडवोकेट? नहीं नहीं नहीं, ARN नंबर फैमिली में किसी के नाम से लीजिए सर। और सर असली बात बताऊं, यही फ्यूचर रह गया हम लोगों के लिए, इसीलिए मैंने पूछा मैडम, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं, फैमिली में किसी के नाम से लीजिए। और सारा गेम जो है सारा कॉर्पोरस का है, जितना आप अपना AUM बनाएंगे वहीं से ही आपको मतलब रेगुलर इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज अपने प्रोफेशन में अब इतना दम नहीं रह गया। गवर्नमेंट तो म्यूचुअल फंड पे भी जैसे बताते हैं एंट्री वगैरह पे भी एंट्री लोड वगैरह काफी कम कर दिया। नहीं, बहुत कम कर दिया, लेकिन इस सारा गेम AUM का है, AUM का है, धीरे धीरे ही बनती है कोई भी चीज। AUM आज आप बनाएंगे, 4-5 साल में आप कुछ CR में ले जाएंगे तो आपकी रेगुलर इनकम बन जाएगी। थैंक यू। अरविंद यादव जी अमरोहा। अरविंद जी अपना सवाल कोई आपका? उपाध्याय साहब, PS उपाध्याय साहब, महामंत्री उत्तर प्रदेश गृह संगठन, सर आपको कोई सवाल हो? पहले बड़ा सर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या रहता था, लोग शेयर्स के नाम से स्पेकुलेशन को और शेयर को ना वो कर लेते थे कंबाइन। जी जी, मतलब एक कंसेप्चुअली एक बड़ा डिफरेंस था हमारी कंट्री में कि जो स्टॉक में काम कर रहा है या म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है वो स्पेकुलेशन की तरह उसको कंसिडर करते थे। बट एक्चुअली में म्यूचुअल फंड हुआ या शेयर हुआ, इस काइंड ऑफ एन बिजनेस पार्टनर, आप अपने थोड़े से पैसे देके किसी कंपनी में पार्टनरशिप खरीद रहे हो। अगर इस कंसेप्ट को हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हम यहाँ से पैसा बना भी सकते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री में अभी इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं, बहुत कम हैं कंपैरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, UK,
ये अमेरिका अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लोगों के पास एक ही सेविंग टूल है, दैट इज शेयर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी हमारा शेयर मार्केट FII पर ही ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली। अभी लेकिन बहुत अच्छा, अभी धीरे धीरे जितना भी यंग यूथ आया है, अगर आप देखेंगे तो उनका 90% इन्वेस्टमेंट SIPs में ही होता है। नहीं, अब न्यू जनरेशन तो कर रही है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, आइदर थ्रू अच्छा सिप देखिए, और इसमें थ्रू म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आपकी जितनी एज है, आपका रिस्क एपेटाइट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, आपकी जितनी भी एज है उसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। जो आपकी एज है वो तो आपका कंजर्वेटिव होना चाहिए, रेस्ट आपका जो है सारा इक्विटी का पार्ट होना चाहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो कुछ इंटरेस्ट है नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक RBI बॉन्ड जरूर है जो कि आप लोग ले सकते हैं 7.5% पे 7 ईयर्स के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में कम से कम 15% तो आ ही जाती है लॉन्ग, कम से कम आएगी, इतनी तो आएगी। वो तब है जब 3 साल एटलीस्ट आपको होल्ड रखना पड़ेगा। हाँ 3 साल तो कम से कम इन्वेस्ट भी करना चाहिए और होल्डिंग भी करनी चाहिए। 15, 16, 17% का रिटर्न है। एनुअलाइज्ड यील्ड आ जाती है सर उतनी तो। बिल्कुल। प्रॉब्लम वहां पर आती है जहाँ किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, कल को पूछेगा आज NAV कितनी हो गई, एक महीने बाद फिर पूछेगा कि कितनी हो गई। सारी चीज पेशेंस का गेम है सारा। हाँ, वी नीड टू हैव पेशेंस। हाँ, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। मैडम SIP कैसा है? SIP बहुत अच्छी है सर, आप जरूर लीजिए, बिकॉज ना वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ एवरेजिंग पे काम करती है। यू शुड बाय SIPs। आज मेरे ख्याल से अब इस सेशन में जिनके पास जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि कम से कम एक SIPs लगा के 3 साल तक उसको वॉच आउट करिए। 1 साल में आपको समझ में आने लग जाएगा रिटर्न। जी भाई, कोई सवाल हो? तुम्हारे घर की आज की थी क्या? लो अभी पहले नहीं चलो अभी नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि जहाँ कैपिटल गेन 30-30 लाख का, 40-40 लाख का भी आ रहा है, इवन मोर देन 40 लाख। लेकिन टैक्स अब कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ म्यूचुअल फंड से जो वहाँ पे कैपिटल गेन हो रहा है वो 40 लाख 50 लाख का भी आ रहा है टोटल। तो उसको कोई बचाने का कोई हमारे पास इसमें तरीका नहीं है। नहीं है सर, सिंपल टैक्स 10%। सर 40 लाख का वो प्रॉफिट आ रहा है, 10% टैक्स देके छूट रहे हो, क्या चाहिए सर और उसको? थैंक यू। किसी भाई का और कुछ सवाल हो तो? कोई नहीं है सर। नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है एडवोकेट्स का ज्यादा शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में। सर वो धीरे धीरे आएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जी आपने प्रमोशन करने के लिए थोड़ा सा लोगों को कहा है, इंस्टिगेट किया है। सर भी आज बात करेंगे, लगेगा कि हाँ काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। मैम जो एक्सपेंसेस के लिए आपने शायद सुना भी था जब हम शुरू में अपना कर रहे थे वेबिनार स्टार्ट, तो उस टाइम पे भी क्वेश्चन रेज किया था, जो हम एक्सपेंसेस में क्या अपना लोन का इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं? लोन का इंटरेस्ट किस चीज का सर? हम कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं और उसके लिए हमने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कोई लोन लिया हुआ है, तो उसमें लोन में जो हमने इंटरेस्ट पे किया है तो क्या वो एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं? नहीं। थैंक यू। शिवमंगल सिंह चौहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, नर्मदापुरम होशंगाबाद। शिवमंगल सिंह चौहान साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आज का वोट ऑफ थैंक्स करा दीजिए। हेलो जी सर, आई आवाज सर? जी आ रही है आवाज, आ रही है। अब फिर इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। अब आप शिवमंगल सिंह साहब आप राष्ट्रगान करेंगे। जी सर, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारे वेबिनार में रुचि मैडम ने आप सब लोगों को जो ज्ञानवर्धन कराया है वह बहुत अति उत्तम और महत्वपूर्ण विषय था, जिस पे आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा और उन्होंने सवाल जवाब करके अपने समाधान किए। मैं सबकी तरफ से मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने
आज हमको समय देकर और इतने अच्छे टॉपिक पर और इतने अच्छे से समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मैडम, और सभी सदस्यों का जिन्होंने बहुत अच्छे से समझा और अपना ज्ञान अर्जन किया, इसके लिए मैं सभी का आभारी। धन्यवाद। अभी सबसे रिक्वेस्ट है अपनी सीट पे सब खड़े हो जाए, सब लोग। शिव भाई अब आप राष्ट्रगान और कर। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। हिमाचल यमुना गंगा उछल चलत तिरंगा। अब शुभ नावे जावे, अब शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। थैंक यू एवरीवन। अगले हफ्ते फिर आप मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।